ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। स्वाभिमानी लोग कभी किसी के आश्रय पर जीवित नहीं रहते, बेसहारा अवश्य मांगते हैं पर अपमानित कभी नहीं होना चाहती। यह उनकी विशेषता है। क्या विशेषता है? टोरी कह रही है। कृत्रिम मेधा का महत्व और खतरे। आजकल आप देखते हैं कि एआई को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। जहां भी देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो आप देखते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस वृद्धि में अन्य घटकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप कहेंगे कि एआई होता क्या है, इसके बारे में बताइए कुछ। एआई का तात्पर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, जो मशीनों की मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल करने की क्षमता को संदर्भित करता है और जिसमें सीखना, तर्क करना और समस्या समाधान शामिल है। एक तरह से यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि मशीनें खुद से सीख और समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। चेहरे पहचानना, वस्तुओं को वर्गीकृत करना और सवालों के जवाब देना आदि जैसे बहुत से कार्य एआई से संभव हो सकते हैं। और नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सामाजिक और समावेशी विकास में परिवर्तनशील तकनीकों का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस तकनीक द्वारा बाजारों तक पहुंच, सामर्थ्य और कुशल विशेषज्ञता की कमी और असंगतता की चुनौतियां का समाधान करने के लिए मानव संसाधनों की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना संभव हो सकता है। एआई तकनीक सड़कों और सुरक्षित रूप से रास्ता बनाने, बाधाओं से बचने और स्वसंचालित कार्यों में उपयोग की जा रही है। कृत्रिम मेधा, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे आभासी सहायकों को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो व्यक्ति के निर्देशों का पालन कर सकते हैं और उसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। एआई मानव को अपनी भूमिका उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, मानवीय क्षमताओं की पूरक हो और जिनसे पूंजी दक्षता में बढ़ोतरी होती हो। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि 2035 तक एआई भारत की वार्षिक विकास दर 1 से 3% तक बढ़ा सकता है। सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत एआई शिक्षा को स्नातकोत्तर, पीएचडी कार्यक्रमों तक बढ़ाया जा रहा है। एआई कार्यस्थलों में परिवर्तन ला रहा है। स्टेड एआई और इक्विटी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि वर्ष 2024 में 10 में से 7 भारतीय कर्मचारी कार्यस्थल पर एआई का उपयोग करते हैं, जबकि एक वर्ष पहले 2023 में आंकड़ा 10 में से 5 था। यह कार्यस्थलों में एआई के तेजी से विस्तार को दर्शाता है। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा इस तरह के टॉपिक के बारे में, क्योंकि जहां भी देख रहे हैं आजकल चर्चाएं खूब हो रही इसकी। यह सब होते हुए भी एआई से जुड़ी कई समस्याएं हैं। अब देखिए, फायदे बताए जा रहे हैं पहले तो, फिर समस्याएं भी बता दी जा रही है। इसका व्यापक उपयोग होने से नौकरी की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है और इसका कारण कई नौकरियों में स्वचालन हो सकता है और जिससे रोजगार कम हो सकता है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 3 से 5 वर्षों के बीच करीब 2 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। बैंकों द्वारा भारी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है। बैंकों में कार्यरत लोगों द्वारा किए जा रहे काम को आसानी से एआई से कराया जा सकता है। एआई का दायरा बढ़ने के साथ ही नौकरी पेशा लोगों में चिंता भी बढ़ रही है। विश्व आर्थिक मंच के एक सर्वेक्षण से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार आप देखिए 41% नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते हैं। बावजूद इसके एआई कौशल भारत वाले रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है। एक बात और आपको बता दूं, अगर कोई आंकड़े हैं किसी संस्था के द्वारा दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इससे क्या रहता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे विश्व आर्थिक मंच के बारे में याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। पिछले वर्ष के एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 70% कंपनियां एआई उपकरण और संवर्धन डिजाइन करने के कौशल वाले नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है और 62% आप देखिए कंपनियां एआई के साथ बेहतर काम करने के लिए कौशल वाले अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करने का इरादा रखती हैं। इससे यह भी
कहा गया है कि नौकरियों पर जनरेटिव एआई जैसी प्रौद्योगिकियों का प्राथमिक प्रभाव मानव मशीन सहयोग के माध्यम से मानव कौशल बढ़ाने की उनकी दक्षता में निहित हो सकता है। इससे देश में रोजगार परिदृश्य बदल सकता है। छोटे नव उद्यमों से लेकर बड़ी कंपनियां तक एआई से जुड़ी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और साथ ही पुरानी नौकरियां करने के तरीकों को भी बदल रही हैं। कंपनियां अब डेटा विश्लेषण, स्वचालन और यहां तक कि रचनात्मक कार्यों के लिए एआई विशेषज्ञों को नियुक्त कर रही हैं। एआई कुछ नौकरियों की जगह ले सकता है तो यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है। एआई डेवलपमेंट जैसे उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं जो कुशल पेशेवरों की मांग पैदा कर रहे हैं। जब कंप्यूटर आया था तब ऐसा भी माना जा रहा था कि कंप्यूटर आएंगे, नौकरियां खा जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? एआई के उपयोग से गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है। एआई मॉडल में पक्षपात और पूर्वाग्रह हो सकता है जिससे अनुचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका उपयोग मानव संबंधों में बदलाव ला सकता है और जिसके नैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। एआई मॉडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है जो हमेशा उपलब्ध होना असंभव नहीं है। कई बार एआई जटिल समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो सकता है और कई मामलों में एआई की भाषा और सामग्री मशीनी हो सकती है जिनमें कृत्रिमता साफ झलकती है। एआई के उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक दिशा निर्देश तैयार करना आवश्यक है। देखिए, सुझाव दिया जा रहा है एआई मॉडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्राप्त करने डेटा सुरक्षा भी जरूरी है। इसके उपयोग के लिए नियमन और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। साथ ही एआई की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। एआई के उपयोग के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण अनुभवों को शामिल किया जा सके। बीते कुछ समय में एआई का उपयोग करके डीप फेक फ्रॉड करने के काफी मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एआई के कारण शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ सकती है और जिससे मानव श्रम को नए कौशल सीखने की आवश्यकता हो सकती है। भावनात्मक कौशल पर निर्भर करने वाली नौकरियों में चिकित्सकों और शिक्षकों की अभी भी मांग बनी रहेगी। यह सही है कि कृत्रिम मेधा से जुड़े बहुत से खतरे हैं और इनका समाधान भी बेहद जरूरी है। इस दिशा में कई स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसको रोका नहीं जा सकता है। भविष्य में इसके लिए जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से बदलाव आने तय है। 2023 में एआई का साल है। वर्ष 2024 में इसका विस्तार हुआ। अब एआई आवाज वीडियो के माध्यम से संवाद करने लगे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और दुनिया भर के एआई के विकासकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए इसका नियमन भी करेगी। यूरोपीय संघ ने एआई एक्ट लागू किया है जो एआई डेवलपर्स के लिए पहला बड़ा कानून है। दूसरे देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गूगल, ओपन एआई ने वीडियो मॉडल निकाले। यह सत्य है कि तकनीकी विकास अपनी उपयोगिता के साथ खतरे भी लाता है। इन खतरों से बचाव के प्रयासों और उपयोग में संतुलन के साथ इसको अपनाना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। ये निरंतरता का पाठ। तो आप देखिए, लंबे समय से इस शैक्षणिक जगत में एक सवाल आज भी अपने उत्तर खोजने में नाकामयाब रहा। आखिर 100% बच्चों को विद्यालय में कैसे रोका जा सके? और मैं आप लोगों से भी तो कहता हूँ, निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर एक बार बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर चुका है तो पूरे वर्ष पर उसे कक्षा में कैसे रखना है? नियमित विद्यालय का सरकारी स्कूलों में आनंदमयी शिक्षा न होने के अभाव में बच्चों का शैक्षणिक विकास ठप होता जा रहा है और बीच में स्कूल छोड़ने के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार में बैठे हुए नेताओं की, नौकरशाहों की, शिक्षा विभाग की या फिर गुरुजनों की? कोई सर्व स्वीकार या सहमत करने वाला जवाब नहीं पाता है तो उसके बाद ठीकरा भोले भाले अभिभावकों पर फूटता है। जिम्मेदारी किसी की भी हो सकती है, जिम्मेदारी किसी को मान भी लिया जाए। अगर देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहने की मंशा हो तो बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमेशा की तरह एक कॉलम यह भी है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना, सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है। मगर अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि आज़ादी के बाद हम कभी भी नामांकित सभी बच्चों को 100% नियमित रूप से पूरे वर्ष विद्यालय में बनाए रखने में कामयाब नहीं रहे हैं। हम कभी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम कर पाए और उसके समानांतर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है या नहीं है। और प्रारंभिक शिक्षा के प्रति रुझान थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है तो वह निजी क्षेत्र में स्कूल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। दूसरी ओर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या केवल सरकारी स्कूलों में ही क्यों देखी जाती है? इस पर कभी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। होना तो यह चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नीति के
अंतर्गत हमें इस पर विचार करने के लिए एक विद्यालय को इकाई मानकर कार्य योजना बनानी चाहिए। हम प्रवेशोत्सव के माध्यम से बच्चों का स्कूल में नामांकन करते हैं। संबंधित विद्यालय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में उस क्षेत्र के लगभग सभी बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए उन बच्चों की स्कूल में रहने संबंधी कार्य योजना बनाई जाए। इसके विपरीत होता यह है कि हम बार बार आप देखें निजी क्षेत्र को खोजते रहते हैं, जबकि आप देखेंगे निजी क्षेत्र में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उन्हें वहां अध्ययन करने पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। चिंता का विषय यह होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन के बावजूद बच्चों में वहां पढ़ाई के प्रति स्थिरता कैसे रहे, उन्हें बीच में स्कूल छोड़ने से कैसे रोका जा सके। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेहतर भविष्य के लिए विद्यालयों का ड्रॉप आउट कम करना होगा। अक्सर यह कहा जाता है कि इस पर ठोस राष्ट्रीय विकास प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह पक्ष सामने आता है। बिखरे हुए प्रयासों से विद्यालयों के बीच स्कूल में छोड़ने को नहीं रोका जा सकता है। उनकी पढ़ाई बीच में छूटना रोकेगा तो ठोस इच्छा शक्ति और क्षेत्र विशेष के विद्यालय की कार्य योजना से संबंधित विद्यालयों की कार्य योजना की सफलता के लिए नियमित रूप से उसकी निगरानी की जानी चाहिए। दरअसल इस समस्या की जद में आए ज्यादातर विद्यालय इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए संबंधित विद्यालयों को जिला प्रशासन शिक्षा विभाग की ओर से मदद की जानी चाहिए। विद्यालय के विधान को नोटिस देकर बात समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या की निगरानी कक्षा 1 से ही अलग अलग कक्षाओं की होनी चाहिए। हमें इसे राष्ट्रीय समस्या या प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से पूरे देश या जिले की समस्या मानकर ड्रॉप आउट की एकरूपता ले आते हैं। यहाँ स्पष्ट करने की जरूरत है कि ड्रॉप आउट एक रूपता की समस्या नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या एक जिले की है कि भी एक जैसी नहीं होती है, बल्कि एक विद्यालय को इकाई मानकर स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम किया जा सकता है। जब हम ऐसे बच्चों की संख्या को कम करने के बजाय अध्यापकों की कमी, संसाधनों का अभाव आदि की समस्या पर जोर ज़्यादा देते हैं। इस संबंध में देखें तो जितने भी अध्यापक शिक्षा प्रशासन के लोग हैं उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में आनंदमय वातावरण बनाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 10-20 दिन से नहीं आ रहा है तो उसकी समस्या की पहचान कर उस पर गंभीरता से विचार करने और फिर से उसको विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। हर कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अगर एक बार बच्चा कुछ दिन स्कूल नहीं आता तो आएगा ही नहीं। अगर हम उनके अभिभावकों से संपर्क में रहेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस काम के लिए विद्यालय से बाहर अभिभावक, शिक्षाविद और शिक्षक मिलकर प्रयास करेंगे तो स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने में सफलता हासिल की जा सकती है। और देखिए एक और बात बता दूं, आप खुद सोच के देखिए सरकारी स्कूलों पर कितना खर्च होता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए आप लोग। वहीं आप देखिए प्राइवेट स्कूलों का हाल देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कि हम लोग जानते हैं समस्याएं हैं, हमारी सरकार जानती है, हमारे नेता, शासन प्रशासन सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका समाधान कौन करे, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। ये टिप्पणियां रहती हैं तो देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। एक शक्ति का संदेश, ये जो हमारा पड़ोसी है उसी के लिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। भारत पाक संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया। आतंकवाद और बातचीत या फिर व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सैन्य संघर्ष फिलहाल स्थगित किया गया पर समाप्त नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नई नीति है और इसके पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया था। संघर्ष विराम अस्थायी है, सेना नए अभियान के लिए तैयार है। फिर राष्ट्र के नाम संबोधन के अगले दिन प्रधानमंत्री आदमपुर वायुसेना अड्डे पर सैनिकों से मिलने गए, वहां भी यही संकेत दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति यथावत है। इस तरह अचानक किए गए संघर्ष विराम के फैसले को लेकर पिछले 2-3 दिनों से जो अटकलें लगाई और सवाल उठाए जा रहे थे उन पर विराम लग जाना चाहिए। सेना बार बार कहती रही है कि उसका सैन्य अभियान आतंकवाद के खिलाफ था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बात दोहराई और आतंकवाद को निस्तानाबूद करना ही हमारा असल मकसद है। प्रधानमंत्री ने प्रकारांतर से पाकिस्तान और भारत के बीच मसलों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रस्ताव पर स्पष्ट कर दिया कि जब भी बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद पर ही होगी। और पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए थे। इसके साथ ही सरकार ने
सप्रमाण दुनिया भर को बताया कि उसका मकसद पाकिस्तान पर नहीं बल्कि वहां चल रहे आतंकी संगठनों पर हमला करना था। और मगर पाकिस्तान ने उसके जवाब में भारतीय सेना के सीमा के नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी शुरू की, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया था। ऐसे इसमें स्थिति लगातार संघर्ष के बढ़ते जाने की बन गई थी। संघर्ष के हद तक पहुंच जाता वह कहना मुश्किल है, इसलिए सैन्य संघर्ष पर विराम और आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति बनाना जरूरी था। भारत ने शुरू से कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, फिर उसका जोर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और दुनिया की शीर्ष शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में सुधार होने पर है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक सैन्य संघर्ष में उलझे रहना कोई समझदारी की बात नहीं होती। फिर जिस तरह से के वैश्विक समीकरण बने उसमें यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित रह पाता, यह मुश्किल भी था। और देखिए, एक बार हम लोग युद्ध में शामिल तो हो जाते, लेकिन निकलना हमारे फिर हाथ में नहीं रहता है। रूस यूक्रेन का हुआ ना, देखा ना आपने, रूस यूक्रेन में युद्ध कर तो बैठा लेकिन निकल कहाँ पाया। रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो वही, और आप देखिए पाकिस्तान जैसे देश को हम क्या जवाब दें। आप खुद सोच के देखिए, जो बर्बाद है, भिखारी है, उसे बर्बाद करने की क्या जरूरत, अपने आप बर्बाद हो जाएगा वो। बस हमें थोड़ी हवा देते रहना चाहिए। इसके अलावा दुश्मन देश के साथ तनाव के वातावरण में अगर कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा होता तो उसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। संघर्ष विराम के बाद सीमा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी थमी नहीं। सेना ने आशंका जाहिर की कि ऐसा वह आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और हमारी चौकियों पर कब्जा करने की मंशा से कर रही होगी। शोपिया में 3 आतंकवादियों के मार गिराने की घटना भी संघर्ष विराम के बाद की है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक सैन्य संघर्ष के समय एक बार फिर उजागर हो गया कि पाकिस्तानी सेना का आतंकी संगठनों के साथ गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में अगर भारतीय सेना ने नई रणनीति के लिए कुछ समय का विराम लिया तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अशोभन आचरण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश स्वाभाविक है। ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ना, देखिए 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मगर सवाल है कि क्या ऐसे आक्रोश को किसी उन्माद में तब्दील होने की इजाजत दी जा सकती है, जो अपने ही देश के जिम्मेदार अधिकारी उनके परिवार के खिलाफ आक्रामक दुर्व्यवहार पर उतरा है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष संबंधी सूचनाएं आधिकारिक रूप से देश के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री लोगों तक पहुंचा रहे थे, और एक तरह से वे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयासों का एक हिस्सा है। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सूचना जारी करने के बाद उन्हें उनके परिवार को सोशल मीडिया के जरिए निहायत फूहड़, आक्रामक और अभद्रता और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनकी बेटी के खिलाफ आप देखिए, उनके परिवार के खिलाफ किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया। और एक तो क्या है कि देखिए, सोशल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है भारत में, और बैंक अकाउंट से आसान है सोशल मीडिया का अकाउंट खोल रहा हूं, फिर कुछ भी आप परोसते रहिए, वहां कोई देखने वाला नहीं है जानता। उनकी बेटी के संपर्क को सार्वजनिक कर दिया गया। सवाल है कि जिन लोगों ने विदेश सचिव उनके परिवार के खिलाफ इस हद तक ऑनलाइन दुर्व्यवहार किया, क्या उन्हें कहीं से भी देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य भाव रखने वाला माना जा सकता है? उन्हें प्राइवेट करना पड़ा अपना अकाउंट विक्रम मिस्री को। इन्हीं लोगों ने पहलगांव में मारे गए नौसैनिक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ भी अशोभन टिप्पणियां की थी। और इन घटनाओं के जोखिम को देखते हुए कई नेताओं और पूर्व राजनयिकों ने एकजुट होकर विदेश सचिव का समर्थन किया। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर गहरी चिंता भी जताई और उसकी सख्त निंदा भी की। एक और बात बता दूं, इस तरह के गंदी जो मानसिकता के लोग रहते हैं ना, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के अपवाद बने रहते हैं समाज में, समझ रहे हैं, लीचड़ लोग बने रहते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखिए, पहलगांव में आतंकियों के बर्बर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसका अर्थ है कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। और आप देखते हैं कि मगर भारत सरकार ही अंतिम प्राधिकार है, तो यह तय करेगी कि आतंकवादियों के विरुद्ध कैसी प्रतिक्रिया हो। भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने अनुचित तरीके से गोलीबारी की, तो भारत ने उसका भी उचित जवाब दिया। विडंबना यह है कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वालों की कई बार अनदेखी कर दी जाती है, जबकि ऐसे लोगों ने उसे कानून के दायरे में उचित तरीके से निपटने की जरूरत है, ताकि इंटरनेट की दुनिया सच्चे लोगों के लिए सुरक्षित हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।